बाद में आपको ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में बताने जा रही हूँ। ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, उसका विश्व व भारत में क्या स्थान है, वह मतलब उसका कैसे विकास हुआ उसके बारे में, ग्रामीण अध्ययन और अध्ययन के उपागम और उसकी विशेषताएं, और कुछ अंतर भी जो ग्रामीण और नगरीय अंतर इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ये मेरी खुद की नोट्स है, आप देख सकते हो। इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट हाईलाइट भी किए हैं मैंने, और उसके अलावा बताया भी है। ग्रामीण समुदाय, व्हाट इज़ रूरल इंडिया, जो कि है आपकी उसकी इसके बारे में ये है कि एक ग्रामीण क्षेत्र वह होता है जहाँ लोग कृषि उद्योग में लगे हों, अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उपयोग प्रकृति के सहयोग से वे करते हों, उसके बारे में। फिर उसके बाद लैंडिस ने ग्रामीण क्षेत्र की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई या 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा पहले कि प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता होती है, सीमित आकार होता है और उसके सदस्यों के बीच एक घनिष्ठ एवं पारस्परिक संबंध होता है, या हम प्राथमिक संबंध भी कहते हैं। लैंडिस की किताब का नाम है, आप देख सकते हो, रूरल लाइफ इन प्रोसेस, रूरल लाइफ इन प्रोसेस, क्योंकि रूरल सोशियोलॉजी की बात हो रही है तो रूरल लाइफ इन प्रोसेस की किताब है। और इसके अलावा भी 2-3 बुक और है, यहाँ आप देख सकते हो कि ब्रटन ने रूरल सोशियोलॉजी लिखी है और मैरिल एवं एलिस ने उसको संस्थाओं के बारे में कहा है, और कल्चर एंड सोसाइटी इनकी बुक है। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि वह समुदाय जहाँ अधिकतर लोग कार्य मतलब कि प्राथमिक कार्यों के संलग्न होता है उसे ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हो गया कि लोग कृषि कार्यों में ही संलग्न रहते हैं और उनका प्राथमिक जो होता है सबसे पहले मतलब प्रथम अगर उनका वर्क है, उनका काम है, तो उनका यही है कि वो कृषि करेंगे, क्योंकि ग्रामीण लोग जो होते हैं वो कृषि करते हैं और कृषि से ही अपने जीविकोपार्जन करते हैं। देन उसके बाद हमारी विशेषताएं आ जाती हैं। इसकी विशेषताएं में आगे आपका लघु आकार एवं कम जनसंख्या हो गया, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता हो गई, उसके बाद सरल जीवन, प्रकृति पर निर्भरता, उसके अलावा आपका आ गया कि मुख्य व्यवसाय। देखिए एक एक हेडिंग को हम डिस्क्राइब भी करेंगे कि लघु आकार एवं कम जनसंख्या का तात्पर्य क्या होता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है, जनसंख्या जो होती है वो कम होती है। ज़्यादातर लघु अगर हम गाँव में देखें तो वहाँ की जनसंख्या 5,000 या 5,000 होगी या 6,000 होगी, तो ऐसे ही होती है लमसम। और उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जनसंख्या भी कम होता है तो आकार भी कम होता है। इसके अलावा यहाँ पे आकार की भी हम देखेंगे तो अगर जनसंख्या कम है तो आकार की दृष्टि से वो भी कम है, और जंगल वगैरह, पेड़ पौधे, हरियाली, ये सब होते हैं। ठीक, नदी, झरने, ये सब गाँव में पाए जाते हैं। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि लोग आमने सामने के संबंध पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हम देखेंगे कि अगर किसी गांव में चले गए या दूसरे गांव के सदस्य उस गांव में आ गए और लड़ाई झगड़ा करने, तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और वो क्या करते हैं उसके बाद उसको मतलब उस जो व्यक्ति को जो उसका मतलब उनके गांव का सदस्य नहीं है, उनके गांव का नहीं है, तो उसको वो बोलेंगे, उसका वो क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, और जो हमारे गांव का उसका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चाहे वो कुछ भी किया हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। ठीक, सरल जीवन होता है। हाँ, यहाँ सरल जीवन होता है, गाय पाल लीजिए, गाय होता है, और कोई दिखावा नहीं होता है यहाँ पे। गांव में क्या करते हैं लोग, ज़्यादा गाड़ी वगैरह ये सब यूज़ नहीं करते हैं। साइकिल है तो साइकिल से ही काम करेंगे, पैदल चलकर काम करेंगे, कृषि पर काम करेंगे, और दुग्ध पालन, दुग्ध मतलब कि दूध का और दूध डेयरी जैसे ये सब खोल लेते हैं, और मतलब बिक्री भी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, सीमित आकार में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जीवन क्या होता है, सरल होता है, प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता होती है। फिर प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता एवं घनिष्ठ संबंध, मैंने बता दिया कि मुख्य व्यवसाय इनका कृषि होता है, और मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन, मछली पालन, ये सब कुटीर उद्योग ये होता है। सामुदायिक भावना क्या होती है कि यहाँ पे मैंने बताया अभी कि समुदाय एक समुदाय के रूप में काम करता है। गाँव को अगर हम समुदाय के रूप में देखें तो उसी का एक उदाहरण है गाँव। तो समुदाय का अगर एक उदाहरण लेकर चले तो वो गाँव ही एक उसका उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, घनिष्ठ संबंध होता है, प्राथमिक संबंध होता है, आमने सामने का संबंध होता है, एक दूसरे से सहपाठी एवं सहचार की भावना रखते हैं। तो इसके बारे में धर्म भाग्यवाद होता है, परंपराओं का दैतिक महत्व होता है, मतलब कि यहाँ पे धर्म होता है, भाग्यवाद हुआ, तो अंधविश्वास भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। समरूपता, लेकिन एक ही विशेषीकरण का अभाव होता है। एक जैसे व्यवसाय मतलब काम करते हैं, लेकिन विशेषीकरण कोई किसी में एक्सपर्ट ज़्यादातर नहीं होता है। तो इसका अभाव पाया जाता है। और इसमें क्या है, अगर विशेषीकरण है तब भी वो दूसरा काम कर लेगा। गांव में ये है, अगर किसी को जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कृषि ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेता है, लेकिन वो क्या करेगा,
वो कृषि पे ना करके मजदूरी करना ज़्यादा वो उचित समझता है, या मजदूर बन जाएगा, लेबर बन जाएगा। तो इसमें तो ये क्या हो गया हमारा विशेषीकरण, यहाँ पे विशेषीकरण की जो था वो ख़त्म हो गया। जबकि शहर में क्या है, आप टीचर, अगर आपने एमए किया है, बीएड किया है, तो आप टीचर की नौकरी कर सकते हो, तो आप उसमें स्पेशलिस्ट हो सकते हो। तो यहाँ पर विशेषीकरण का मतलब ये हो जाएगा आपका। जाति प्रथा, संयुक्त परिवार और स्त्रियों की निम्न स्थिति यहाँ पर होती है। जाति प्रथा पाया जाता है, हम भैया ठाकुर हैं, हम भैया भावन हैं, ये सबकी भावना जो है इसमें पाया जाता है। और संयुक्त परिवार होता है, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ एक ही घरों में निवास करते हैं, एक छत के नीचे एक रसोई का बना भोजन करते हैं, जैसा इरावती कर्वे जी ने बताया है। स्त्रियों की निम्न स्थिति होती है, यहाँ होती है किसी का मतलब कि उनको न तो डिसीजन लेने का कुछ भी होता है, और ना तो वो किसी कार्य में अपना सहयोग दे सकती हैं, उनका काम तो सीमित होता है, और उनकी निम्न दशा भी होती है। आत्मनिर्भरता होती है, जैसे मैटकॉप महोदय ने कहा है कि ग्रामीण जो समुदाय है वो लघु गणतंत्र की भांति है। लघु गणतंत्र मतलब एक छोटा गणतंत्र के रूप में उन्होंने इसके बारे में उन्होंने में बताया है कि लघु समुदाय जो है वो एक गणतंत्र की भांति है, और मैटकॉफ ने इसे 1832 में दिया था। अब हम रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो रेडफील्ड ने क्या दिया है, उन्होंने इसको 4 विशेषताएं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर हिंदी में इसका एक वर्जन के रूप में दूसरा वर्जन भी लिखा है कि लघुता, पारगम्यता, सजातीयता और सुदृढ़। एग्जाम में कभी कभी इस नाम से पूछता है, विशिष्टता, लघुता, एकरूपता, आत्मनिर्भरता, और कभी इस नाम से पूछता है लघुता मतलब स्मॉलनेस, और उसके बाद क्या गया आपका पार्थक्य। पार्थक्य मतलब हो गया आपका पार्थक्य मतलब हो गया मतलब विशिष्ट, विशिष्ट हो गया, विशिष्टता का मतलब हो गया पार्थक्य। अब इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो उसको कहते हैं डिस्टिंक्टनेस। फिर उसके बाद आके आपका सजातीयता, एकरूपता मतलब एक जैसा दिखना। गांव में होता है कि ये गांव भी आपको एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर उनके अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो इस प्रकार से होता है। होमोजेनिटी जिसको बोलते हैं। और फिर क्या हो गया सेल्फ सफिशिएंसी, ये आपका इंग्लिश में इधर तरफ आपका, ये इधर तरफ आप देख सकते हो, मैंने ऊपर किया है, ये मैंने तीर से बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये इंग्लिश में भी आपका लिखा हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि लघुता, पार्थक्यता, सजातीयता और सुदृढ़ी, कारण इसके 4 विशेषताएं हैं, रेडफील्ड महोदय ने दिया है। उसके बाद आप क्या गया कि एस.सी. दुबे ने भारतीय गांव को 2 संदर्भों में समझाया। सबसे पहले उनका संदर्भ ये था कि भारतीय गांव एक पृथक समाज की इकाई के रूप में होते हैं, जिसमें व्यक्ति, परिवार, वंश, समूह, उपजाति, जाति आदि होते हैं। ये आत्मनिर्भर होते हैं। इसमें इनका मुख्य क्या होता है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, और संयुक्त परिवार होता है, जाति होता है, सामुदायिक भावना होती है, ग्राम पंचायतें होती हैं, क्योंकि गाँव में ग्राम पंचायतें पाई जाती हैं। भारतीय ग्राम बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय, अब इस एक बड़े समुदाय में छोटा, जैसे राष्ट्र के अंदर कुछ छोटे छोटे गांव, प्रदेश में ग्राम, तो ये हो गया आपका। अब अगर हम एस.सी. दुबे जी की बात करें तो एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेज लिखा था, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। फिर उसके आगे मैन एंड कल्चर, दी कमार, बहुमुखी परंपरा, शमीरपेट गांव का अध्ययन किया था, तेलंगाना का इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये हो गया इनके एस.सी. दुबे जी के बारे में। एस.सी. दुबे जी के बारे में और डिटेल से क्लास आपकी मेरी एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगी, तो आप उसमें देख सकते हो। अगर हम विश्व विकास के स्तर पर देखें तो भारतीय जो कि ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम देखें तो इस कॉलम में आपको दिख रहा होगा कि विश्व विकास मतलब विश्व में रूरल सोशियोलॉजी का विकास कैसे हुआ। तो जो रूरल सोशियोलॉजी है वो 1908 में ग्रामीण जीवन आयोग रूजवेल्ट ने स्थापित किया था। ग्रामीण जीवन आयोग उससे शुरू होता है ये इनकी रूरल सोशियोलॉजी की प्रक्रिया। फिर 1916 में मिलेट ने रूरल सोशियोलॉजिकल पाठ्यक्रम का विकास किया था। मिलेट ने क्या किया था, रूरल सोशियोलॉजिकल पाठ्यक्रम का विकास किया 1916 में। 1917 में अमेरिकन सोशियोलॉजी सोसाइटीज़ की स्थापना की थी। रूरल सोशियोलॉजिकल विभाग की स्थापना हुई सोरोकिन जिमरमैन एवं गोलपिन के द्वारा। इन्होंने फिर उसके बाद सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी, ये जो है सोरोकिन जिमरमैन एवं गोलपिन के द्वारा अब सिस्टमैटिक सोर्स बुक इन रूरल सोशियोलॉजी बुक आई। ये इनकी बुक जो थी
वो क्या थी, रूरल सोशियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी कि कैसे रूरल सोशियोलॉजी, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे वो कृषि करते हैं, उनके जीवन के बारे में इन्होंने आगे बताया। तो ये बुक इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी भी एक किताब है सोरोकिन महोदय की। फिर उसके बाद आ गई 1936 में त्रिमासिक पत्रिका जिसका नाम था रूरल सोशियोलॉजी का भी प्रकाशन किया गया। कब किया गया? 1936 में। 1937 में रूरल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी। अब भारत में बात करें तो भारत में कैसे विकास हुआ उसके बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व हेनरी मैन ने 1861 में एंशिएंट लॉ में ग्रामीण सामाजिक आर्थिक एवं भूमि व्यवस्था का अध्ययन किया था। 1872 में बेडन पावल की द इंडियन विलेज कम्युनिटी आई। 1872 में बेडन पावल ने द इंडियन विलेज कम्युनिटी लिखी। फिर उसके बाद 1899 में द ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटीज भी इनकी आई। उसके बाद आ गया 1926 में कृषि पर प्रथम रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1926 में। 1926 में हम रॉयल कमीशन की स्थापना से देख सकते हैं कृषि पर। फिर 1936 में विलियम वाइजर ने यूपी के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने द हिंदू जजमानी सिस्टम प्रथा के विस्तार से चर्चा की। कब की? उनकी किताब कब आई? 1936 में द हिंदू जजमानी सिस्टम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है यूपी के मैनपुरी। आप पिछले साल के पेपर्स को उठाकर देख सकते हो कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार यही पूछता है कि विलियम वाइजर ने, देखिए इससे 3 क्वेश्चन आपको बनते हैं। विलियम वाइजर ने किस गांव का अध्ययन किया? तो विलियम वाइजर ने यूपी के मैनपुरी जिले के करीमपुर गांव का अध्ययन किया। कब किया? 1936 में किया। कौन सी बुक थी जिसमें किया? तो हिंदू जजमानी सिस्टम। अब इस बुक में उन्होंने किसके बारे में बताया? तो जजमानी सिस्टम प्रथा जो होती है उसके बारे में बताया है। जजमानी प्रथा के बारे में भी हम आपको आगे भी बताएंगे डिटेल से कि फिर ग्रामीण अध्ययन के उपागम कैसे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 हेडिंग लिखी हुई है कि ऐतिहासिक उद्विकासी उपागम कैसे हुआ। पावेल ने विलेज कम्युनिटीज़ इन इंडिया लिखी। फिर हेनरी मैन ने विलेज कम्युनिटीज़ इन द ईस्ट एंड वेस्ट आई उनकी। उसके अलावा क्या है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन और एम एन श्रीनिवास महोदय ने बताया है। देखिए ऐतिहासिक उद्विकासी उपागम में क्या है, ऐतिहासिक उद्विकासी उपागम में जो है हम देख सकते हैं कि पिछले मतलब कि जो पुराने कैसे गांव का विकास हुआ, धीरे धीरे वो कैसे क्रम में आए, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। तभी इन्होंने विलेज कम्युनिटीज़ इन इंडिया लिखी। विलेज कम्युनिटीज़ इन इंडिया मतलब भारत में ग्रामीण समुदाय या गांव समुदाय इसके रूप में। फिर विलेज कम्युनिटीज़ इन द ईस्ट एंड वेस्ट मतलब पूर्व पश्चिम में विलेज कम्युनिटीज़ कैसे थे उसके बारे में। फिर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के बारे में बात करें तो उसकी संरचना के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार ग्रामीण अध्ययन के उपागम में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम जैसे रेडक्लिफ ब्राउन और एम एन श्रीनिवास ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। अंतर अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत आता है कि दुबे ने अपनी जो उनकी सेकेंड बुक थी इंडियन चेंजिंग विलेजेस, तो इंडियन चेंजिंग विलेजेस में उन्होंने अंतर अनुशासनात्मक उपागम के बारे में बताया है। तुलनात्मक उपागम में आ जाते हैं तुलना करने वाले, जो कि एक मतलब एक गांव से दूसरे गांव या गांव का राष्ट्र से व उसके अध्ययनात्मक उपागमों से उसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आ जाता है कि ऑस्कर, थोड़ा सा ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऑस्कर लेविस द्वारा मेक्सिको के तेपोजनान से भारत के रानीखेड़ा गांव की तुलना की गई। तुलनात्मक उपागम की बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि तुलनात्मक उपागम में ये हम देख सकते हैं कि ऑस्कर लेविस ने मेक्सिको के तेपोजलान से भारत के रानीखेड़ा गांव की तुलना की। और उसके बाद योगेश अटल ने चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट में मध्य प्रदेश के एमपी के खेरिया से राजस्थान के खेड़ी गांव की तुलना। फिर रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा बंकुरा जिले के 6 विलेज ऑफ बंगाल तथा के.एल. शर्मा द्वारा राजस्थान के 6 गांवों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इसके अलावा आपके यहाँ पे 6 विलेज ऑफ बंगाल R.K. मुखर्जी की है, मतलब राधा कमल मुखर्जी की है, तो 6 विलेज ऑफ बंगाल आप भी देख सकते हो। उसके अलावा क्या है कि नगरी समाज क्या होते हैं, ग्रामीण समाज क्या होते हैं। देखिए नगरी समाज क्या होते हैं, एक बहुत ही कॉमन सेंस है। नगरों में क्या होता है, लोग कृषि कार्य तो नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण क्या होता है, कृषि कार्यों के होता है, और इधर क्या होता है, अलग होता है। यहाँ पर लोग जो कि है औद्योगिक विकास होता है, मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे तेज़ी से होता है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, उनका एक स्पेशलाइजेशन होता है, वो अब जो उसमें नहीं है, गांव में नहीं है, वो शहर में है।
ठीक है। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं तो इसमें काम करते हैं लोग। जनजातीय समाज क्या है, एक दूसरे से आपसी संबंध, यहाँ पे द्वितीयक संबंध पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनजातीय समाज। अब ग्रामीण समाज में जनजातीय समाज और गैर जनजातीय समाज भी पाए जाते हैं। गैर जनजातीय समाजों में हम कृषि समाज को दे सकते हैं, जिसके बारे में आंध्र बेटे ने स्पष्ट से व्यक्त किया है। उसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि ग्रामीण समाज से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं किसकी है। ऑस्कर लेविस द्वारा गुट समाज का वर्णन किया गया है। इसके एक एक के बारे में मैं आपको डिटेल से मतलब इसी वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं बताऊंगी कि गुट समाज क्या होता है। अभी के लिए आप जान लीजिए कि ऑस्कर लेविस ने गुट समाज के बारे में बताया। गुट समाज का मतलब कि गुट समाज के बारे में बताया। इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया। इन्होंने निर्धनता की संस्कृति के बारे में बताया। इन्होंने ही मेक्सिको के तेपोलाजलान का अध्ययन किया और भारत की रानीखेड़ा गांव से उसकी तुलना की, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, लौकिकरण, प्रभु जाति, पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण, विसंस्कृतिकरण के बारे में बताया। मैकम मेरियट ने सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण के बारे में बताया। किशनगढ़ी अलीगढ़ का अध्ययन किया उन्होंने। एस.सी. दुबे ने बहुमुखी परंपरा के बारे में बताया। शमीरपेट का अध्ययन किया। तेलंगाना का अध्ययन किया उन्होंने, जो कि तेलंगाना में है। इंडियन विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेजेस, ये सब आई हुई। रॉबर्ट रेडफील्ड ने दीर्घ तथा लघु परंपरा, कृषि समाज और लघु संस्कृति, लोक संस्कृति, लघु समुदाय, ग्रामीण एवं नगरीय निरंतरता के बारे में बताया, जिसको हम नैऋत्य बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में जो आपका नैऋत्य लिख के भी आ जाता है। तो आप इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये वर्ड है जिससे एनटीए खेलता है, ठीक है। भारत में ग्रामीण समुदाय विकास एवं प्रकार कैसे होता है। रामायण एवं महाभारत काल से हम दो ग्रंथों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि रामायण क्या है और महाभारत में क्या हुआ था, दोनों के बारे में। अब इसमें क्या है, दो प्रकार के गाँवों का उल्लेख मिलता है। एक घोषता था ग्वाल, मतलब जिसको जहाँ पे पशुपालक घोषी अर्थात छोटे गाँव होते हैं। एक दुर्ग होते हैं जहाँ पर बड़े गाँव होते हैं। इस प्रकार के गुणों को हम पल्ली भी कहते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकारियों को कहा जाता था कि गोप मतलब गाँव, स्थानिक अर्थात मंडल, और समहत्व मतलब जनपद। गोप क्या होता है, गाँव होता है। स्थानिक होता है मंडल। समहत्व होता है जनपद। इसमें क्या होती है, 3 प्रकार की प्रथा में जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। इसके बारे में भी आगे डिस्कशन जो है वो फुल है, ज़्यादा है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी। अब उसके बाद गाँवों का वर्गीकरण कैसे शुरू हुआ। सोरोकिन, जिमरमैन एवं गोलपिन के आधार पर 2 प्रकार के मतलब गाँवों का वर्णन किया गया। सबसे पहले घरों के संगठन के आधार पर केंद्रित गाँव, विकेंद्रित गाँव। भूस्वामी के आधार पर हम देख सकते हैं कि सामूहिक किराएदारी गाँव और व्यक्तिगत किराएदारी या बड़े भूस्वामी राज्य स्वामित्व के आधार पर। फिर उसके बाद सोरोकिन, जिमरमैन की बुक का नाम सिस्टमैटिक सोर्स बुक ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, और रूरल सोशियोलॉजी भी इनकी बुक थी। बेडजन का वर्गीकरण क्या है, केंद्रित गाँव और विस्तृत गाँव। इरावती कर्वे का वर्गीकरण क्या है कि समृद्ध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2022 में या 21 में पूछा गया था। अब देख सकते हो पेपर में इरावती कर्वे के गांव, तो उसमें पूछा था कि हैमलेट या गुच्छेदार गांव क्या होते हैं। तो छोटे खेड़ा पूर्व दक्षिण भारत में गुप्पा मांझा भी कहते हैं इसको। समूह गाँव क्या है, देखिए सहंत बस्ती, एक साथ बसा गाँव। जो गाँव एक साथ बसे होते हैं उसको क्या कहते हैं, सहंत बस्ती कहते हैं, एक साथ बसा गाँव। पंक्तिनुमा अर्थात रेखी, समुद्र के किनारे या रेल लाइन नदी, मतलब कि जैसे कि 1 2 3 ऐसे करके बसे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं पंक्तिनुमा। पंक्ति में, लाइन में, लेनियर जिसको हम कहते हैं, उसके रेखीय। समुद्र, जैसे समुद्र के किनारे या रेल लाइन के किनारे जो तटीय क्षेत्रों में होते हैं उसको हम पंक्तिनुमा या रेखी कहते हैं। अब हैमलेट या गुच्छेदार गाँव क्या है, सबसे छोटे खेड़ा पूर्व दक्षिण भारत में गुप्पा मांझा भी कहते हैं इसको। उसके अलावा क्या है, एस.सी. दुबे ने ग्रामों के वर्गीकरण के 6 आधार बताएं। 1 मिनट, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है। एस.सी. दुबे ने ग्रामों के 6 वर्गीकरण के आधार पर बताए हैं उन्होंने, ठीक है, आधार बताए। तो यहाँ वर्गीकरण के आधारों की अभी आवश्यकता कम है। बेडन पावर ने भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी गाँव, मुखिया वंशानुगत और संयुक्त ग्राम, सामूहिक स्वामित्व। हैरोल्ड विक का एडरसन का मूल स्थायित्व के आधार पर प्रवासी कृषक, खानाबदोश गांव, अर्ध स्थायी गांव और स्थायी गांव। आगबर्डनकॉफ ने ग्रामीण विकास 3 स्तरों में बताया, शिकारीय, खानाबदोश, पशुपालन स्तर और कृषि स्तर, ठीक है।
उसके बाद हमारा आ जाता है कि ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर क्या होता है उसके बारे में। जनसंख्या घनत्व, व्यवसाय, स्थायित्व, पर्यावरण, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, ग्रामीण गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता, ये नियंत्रण इसके आधार पर यह महत्वपूर्ण कथन क्या है कि रॉस कहते हैं कि ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ और नगरीय जीवन कहता है खर्च करो। मैकाइवर कहते हैं कि गांव एवं नगर दोनों समान है, इनमें न तो कोई प्राकृतिक अंतर और न कृत्रिम अंतर। सोरो की जीवन में सिस्टमेटिक सोर्स बुक ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इनकी बुक है। इन्होंने कहा कि घड़े में शांत जल के समान है गाँव, और नगरी गाँव क्या है, केतली में उबलते पानी के समान। तो अगर इसके हम डीप में जाए तो ये डिफिनेशन हमें ठीक ही लगती है कि तेज़ी से विकास कहाँ हो रहा है, नगरों में। लोग आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, नगरों में। कोई भी काम बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कहाँ हो रहा है, नगरों में। बल्कि और आसानी से भी होता है और कठिनता से भी होता है। और ग्रामीण क्षेत्र कहता है शांत है, जीवन चल रहा है। बोगार्डिस ने ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक समूह के विस्तृत रूप है। मजूमदार ने गाँव एक जीवन विधि है। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज इनकी बुक का नाम है। ग्राम नगरी निरंतरता के बारे में, ग्राम नगर रू अर्बन के बारे में विर्थ ने बताया। लोक नगरी संतति रेडफील्ड ने बताया। और ग्रामीण नगरों को विघटन के रूप में इन्होंने बताया। पीसेंट सोसाइटी इन कल्चर रॉबर्ट रेडफील्ड की है। पीसेंट मूवमेंट की नगरानगरी की है। और कल्चर इन इंडिया AR देसाई की है। और पीसेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात डिस्ट्रिक्ट डेविड हार्डिमैन की है। तो यहाँ तक हमारी हो गया है। ये कुछ ऑक्यूपेशन है, आप इसको याद कर सकते हो या पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में, और उससे संबंधित जो राइटर हैं, जैसे कि क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने कौन से दिया, गुट समाज, ये सब के बारे में भी मैं आपको डिटेल से इस पर वीडियो बनाऊंगी। इसका पार्ट 2 भी आएगा जल्दी ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कमेंट करिए कि आपको इसमें कौन से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, या उनके डिटेल, या जो रिटन में लिखते हैं बच्चे उनके डिटेल के बारे में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाऊँगी कि आपको किस तरीके की वीडियो और चाहिए। थैंक यू।